बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 एमसीक्यूज़ का जो पेपर है बेटा वो आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिया गया है। आप पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे खुद से, उसके आंसर की बनाएंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन में मैं एमसीक्यूज़ के जो आंसर है वो आपको बताऊंगा, तो आप वहाँ से अपने करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ फर्स्ट है बेटा हमारे पास, इसमें चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है हमारे पास कि व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज़ कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज़। बेटा फर्स्ट में हमारे पास कंसिडर करें कि ये कोई भी वायर है, वो कहता है कि जिसकी लेंथ हमारे पास लेट से कि एल है। अब अगर हम इसको टू पार्ट्स में इक्वली जो है वो डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट की या हर जो ईच पार्ट है इसका, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। दिस पार्ट हैज़ लेंथ L/2। अब बेटा हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था, R इज़ इक्वल टू ρL/A। तो अब बेटा देखें कि कट करने से एरिया तो चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, जस्ट क्या चेंज हुई है, लेंथ हुई है। तो लेंथ हाफ होने से जो रेजिस्टेंस है बेटा हमारे पास वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अब हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस है बेटा वो क्या आएगी, हाफ आएगी। तो फर्स्ट का जो आंसर है बेटा हमारे पास वो क्या होगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद नंबर टू है अ सर्टेन वायर हैज़ रेजिस्टेंस आर, द रेजिस्टिविटी ऑफ अनदर वायर ऑफ आइडेंटिकल मटेरियल विद द फर्स्ट एक्सेप्ट फॉर ट्वाइस इट्स डायमीटर इज। बेटा यहाँ से आप काफ़ी जो है लास्ट पेपर में भी ये डिस्कस किया गया था, यहाँ पे आपको काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैं आपको ये डिटेल से इस तरह से समझाता हूँ कि बेटा दो चीज़ें हैं, एक होती है रेजिस्टेंस है और एक है हमारे पास रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टेंस है ये डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस। डायमेंशंस पे डिपेंड करने का क्या मतलब है कि ये लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करती है, जबकि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है बेटा ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती तो फिर ये डिपेंड किन फैक्टर्स पे करती है। तो बेटा दो चीज़ें कि जो मेरे पास रेजिस्टिविटी है ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करेगी, और दूसरी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करेगी। तो अब बेटा देखें, अब स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ें। पहली बात कि उसने रेजिस्टिविटी पूछी है, रेजिस्टेंस नहीं पूछी, तो हमने रेजिस्टिविटी के पैरामीटर्स को जो है वो कंसिडर करना है। फिर उस स्टेटमेंट में एक वायर बात लिखी है आइडेंटिकल मटेरियल, मतलब अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, दोनों का आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की नेचर क्या है, सेम है। नेचर सेम है, हमारे पास डायमेंशन चेंज की है। अब चूंकि रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, तो फिर हमारे पास नेचर सेम होने की वजह से जो रेजिस्टिविटी है दोनों वायर्स की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दूसरे का जो करेक्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, डी। अगर वो कहता कि रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की बेटा बात करता तो फिर वो डेफिनेटली जो है वो चेंज होती। तो वो रिलेशन हमने इस तरह से किया था कि R इज़ इक्वल टू ρL/A। तो एरिया हमें पता है किसके इक्वल होता है, πr² के। अब अगर डायमीटर की बात की हो तो ये हो जाएगा πd² ओवर क्या हो जाएगा, 4। तो अब अगर डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ करे, डायमीटर 2 टाइम्स इंक्रीज़ करे तो 2² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास। डायमीटर को 2 टाइम्स इंक्रीज़ करने से एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज़ करेगा, 4 टाइम्स। और रेजिस्टेंस का एरिया से रिलेशन क्या होता है बेटा, इनवर्स। एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो अगर तो रेजिस्टेंस पूछी जाए तो 4 टाइम्स डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि एरिया जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया है। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी का पूछा जाएगा तो रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका बेटा जो करेक्ट है फिर वो डी ऑप्शन जो है वो इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद नंबर 3 है हमारे पास। नंबर 3 में है
अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक वायर है बेटा जिसकी रेजिस्टेंस कितनी गिवन है 20 ओम, इज स्ट्रेच्ड, बेटा इसको आपने स्ट्रेच किया है, इस तरह से पकड़ के इसको क्या किया है, स्ट्रेच किया है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ जो है ना ट्वाइस हो गई है, इनिशियल से इसकी लेंथ क्या हो गई है, डबल हो गई है, ठीक है। लेंथ लेट से यहाँ पे लेंथ L थी, अब लेंथ क्या हो गई है 2L हो गई है, ओरिजिनल लेंथ से लेंथ जो है वो डबल हो गई है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर नाउ, अब कहता है कि इस वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, तो रेजिस्टेंस का बेटा फार्मूला R इज इक्वल टू रो L ओवर A होता है। अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब भी वो वर्ड यूज़ करेगा स्ट्रेचिंग का, कि वायर को हमने स्ट्रेच किया है, तो याद रखिए जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो जो वायर का वॉल्यूम है बेटा वो कांस्टेंट रहता है। वायर का वॉल्यूम बेटा किसके इक्वल होगा, एरिया टाइम्स लेंथ। देखें वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग, तो अगर बेटा अब हमने लेंथ को कर दिया डबल, तो बेटा वॉल्यूम को चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि स्ट्रेचिंग में वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए एरिया बेटा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें कि अब हमने इस न्यू वायर की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, जिसकी लेंथ इनिशियल से क्या हो गई है 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो एरिया कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो अब ये दोनों वैल्यूज बेटा इस फार्मूला में पुट करेंगे, R इज इक्वल टू रो, लेंथ हमारे पास कितनी है बेटा 2L है, और एरिया क्या हो गया है A/2 हो गया है। अब अगर इसको रीअरेंज करें, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रो L ओवर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल जो है रेजिस्टेंस का फार्मूला है ये वाला, ठीक है, रो L ओवर A, ये इस इनिशियल वायर की रेजिस्टेंस है। तो R डैश मेरे पास 4R हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जनरल रिलेशन है हमारे पास कि जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं इसकी लेंथ के डबल, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या आ जाएगा 4R हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको यूज़ करते हुए हम जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो वायर की इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन है वो कितनी है 20 है, तो यहाँ पे 20 पुट करेंगे टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 20 R कितना हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा। तो 80 ओम बेटा इसका फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब बेटा इसको आप डिफरेंट जो है कंडीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही रिलेशन दिया गया हो कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम है, ठीक है, आपने उस वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दिया, तो बताएं जो न्यू वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो क्या फार्मूला अप्लाई करना है बेटा उसके लिए 4R, लेट से ये न्यू के लिए 10 है, 10 4 कितना हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 80 ओम आ रहा है। अगर इस तरह से रिलेटेड कोई भी MCQs आएगा तो उसके लिए आप ये डायरेक्ट फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। MCQ सॉल्व करते हुए बेटा आपने ये सारी डेरिवेशन नहीं करनी, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। आप जब पेपर कर रहे होते हैं, आप टेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको ये फाइनल रिलेशन जो है ये याद करना पड़ेगा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट में बैठ के ये करेंगे तो फिर आपका टाइम जो है वो मैनेज नहीं होगा। तो आपने ये रिलेशन बेटा इसको अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 है बेटा MCQs हमारे पास। नंबर 4 पे कह रहा है कि द सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट की बात की है तो RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R0, और यहाँ पे क्या है T टेम्परेचर है। तो बेटा एक बात देखें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाए, मतलब दिस फैक्टर जो है RT इसकी वैल्यू स्मॉल हो और इसकी वैल्यू क्या हो लार्ज हो, तो हम देख सकते हैं स्मॉल वैल्यू में से लार्ज वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस कम होती है उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ का बेटा जो करेक्ट है वो क्या आएगा, ए आएगा। एक बात यहाँ से आपने बेटा याद रखनी है कि वो कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, तो वो सेमीकंडक्टर हैं। अब अगर ये आप देखें कि सेमीकंडक्टर, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में एक टेबल गिवन है। उस टेबल में बेटा अगर आप लास्ट 3 जो एलिमेंट्स गिवन है उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यूज़ देखें तो उनके साथ नेगेटिव आता है, और वो तीनों जो हैं वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं। उसमें कार्बन के लिए पूछा जाता है कि कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मटेरियल्स हैं जिनके टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इन मटेरियल्स की रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। फिर बेटा नंबर 5 है हमारे पास। नंबर 5 में है थर्मिस्टर्स कन्वर्ट्स द चेंज ऑफ टेम्परेचर इनटू। थर्मिस्टर्स बेटा क्या काम करते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर को, जो कि हमारे पास थर्मल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होएगी, जिसकी वजह से करंट या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो वो कौन सी एनर्जी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, डी आ जाएगा। फिर बेटा नंबर 6 है हमारे पास, अ 0 ओहम रजिस्टर इंडिकेटेड बाय सिंगल। बेटा ये कार्बन रजिस्टर वाले टॉपिक में से एमसीक्यूज लिया गया है। और अब उसमें 0 ओहम का अगर हमने जो है वो रजिस्टर इंडिकेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्लैक का नंबर क्या होता है बेटा, 0 नंबर होता है। तो इसका जो करेक्ट है वो हमारे पास ब्लैक आ जाएगा, बी ये। फिर नंबर 7 है बेटा मेरे पास। नंबर 7 है, इफ़ अ फिक्स्ड टर्मिनल एंड स्लाइडिंग टर्मिनल्स ऑफ अ रियोस्टेट आर कनेक्टेड इन सर्किट इट इज़ टू बी यूज्ड एज। बेटा ये आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। ये एक मैं रियोस्टेट बनाता हूँ आपके सामने। ये इस पर मैंने जो है वो वाइंडिंग की हुई है। ये ए और बी बेटा इसके फिक्स टर्मिनल होते हैं, और ये यहाँ पे एक हमारे पास सी जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल होता है। बेटा अगर हम बैटरी अप्लाई करेंगे किसके दरमियान, एक फिक्स्ड टर्मिनल हमारे पास रियोस्टेट का यूज़ करें, और सेकंड कौन सा यूज़ करेंगे, स्लाइडिंग टर्मिनल सी जो है इसको यूज़ करेंगे। तो बेटा ये वाली कम्बिनेशन इस्तेमाल होती है किसके लिए, वेरिएबल रजिस्टर के लिए। ये वाली कम्बिनेशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वेरिएबल रजिस्टर के लिए। अगर बेटा वो इस तरह से कहे कि बोथ ए एंड बी एंड सी टर्मिनल्स, जो इसके बाद वाली डायग्राम है जो इस तरह से वहाँ बुक पे आपको नज़र आएगी कि इसमें ए टर्मिनल भी कनेक्ट होता है, बी भी, और यहाँ पे ये क्या होता है, सी हमारे पास। अगर इस तरह से कम्बिनेशन इस्तेमाल की जाएगी तो ये कम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइडर के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्मिनल। और अगर जस्ट एक इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे पास वो जो है जस्ट वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर। इस कम्बिनेशन को जब दोनों इस्तेमाल हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडर के तौर पर भी और वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बेटा हमारे पास 7th का जो करेक्ट है फिर वो आएगा सी, वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, ये करेक्ट होगा इसका। फिर इसके बाद नंबर 8 है बेटा मेरे पास। नंबर 8 MCQs में है, द पावर आउटपुट ऑफ अ लैम्प इज 6 वाट। नंबर 8 पावर गिवन है बेटा 6 वाट है। हाउ मच एनर्जी डज द लैम्प गिवन आउट, ई बेटा हमने मालूम करनी है। टाइम गिवन है 2 मिनट्स, ठीक है। तो पावर बेटा रिलेशन होता है एनर्जी ओवर टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी, सप्लाइंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ई हमने फाइंड करनी है तो ई किसके इक्वल आएगी, पी टी के इक्वल आएगी। तो पावर बेटा 6 है, टाइम देखें मिनट्स में है, टाइम कैसा यूनिट सेकंड है, तो 2 × 60 तो ये कितना आ जाएंगे, 120 सेकंड्स आर देयर इन 2 मिनट्स। तो 6 × 120 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 720 जो है वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है, जूल, तो 720 इसका आंसर होगा। और 8th का जो करेक्ट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर नंबर 9 है हमारे पास। नंबर 9 है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प यूजेज एनर्जी एट
at rate of 48 watt on a 12 volt supply, how much charge बेटा मालूम करना है passes through the lamp in 2 सेकेंड। बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसको सॉल्व करेंगे। पार गिवन है कितनी हमारे पास 48 वाट है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज गिवन है, कितना है हमारे पास 12 वोल्ट है। और उसके बाद लैंप जो है उसका टाइम गिवन है, टाइम में कितना आ जाएगा हमारे पास 2.0 सेकेंड। बेटा चार्ज मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, I इज़ इक्वल टू Q/T। अगर हमें Q मालूम करना है तो Q बेटा किसके इक्वल आएगा, Q इक्वल्स आएगा IT के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर चार्ज मालूम करना है, करंट हमें मालूम होना चाहिए और साथ में टाइम। अब देखिए टाइम तो गिवन है, करंट गिवन है नहीं, तो बेटा ये जो इनिशियल डेटा गिवन होता है ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू को फैक्टर को मालूम करने के लिए दिया होता है। तो वहाँ से हम देखते हैं कि कोई रिलेशन बन रहा है, तो पार का रिलेशन होता है P इज़ इक्वल टू VI। यहाँ से अगर आपको I करंट चाहिए तो वो किसके इक्वल आएगा, P/V के इक्वल आएगा। पार कितनी है बेटा 48 है, वोल्टेज कितनी है 12 है, तो 12 यहाँ पे करंट 4 आ जाएगा। तो अब बेटा ये करंट की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 2, तो ये 8 आ जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, तो 8.0 कूलम हमारे पास। इसका 9th का जो करेक्ट है बेटा वो ऑप्शन कौन सा गिवन है आंसर की में, वो D है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs नंबर 9 है। MCQs नंबर 9 में 9 के बाद 10 देखेंगे। 10 में है हमारे पास when battery is being charged its terminal potential difference then its EMF is। बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले टॉपिक में से गिवन है, हमने वहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की एक इक्वेशन की थी, VT इज़ इक्वल टू E-IR। ठीक है, अब बेटा इसमें पूछा ये गया है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसका EMF से कब क्या रिलेशन होता है जब हम इस बैटरी को क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बेटा देखें बैटरी को चार्ज करने का क्या मतलब है, इसको इस तरह से समझें कि जब हम बैटरी से करंट ले रहे होते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, और जब हम बैटरी को करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो देन बैटरी क्या हो रही होती है, चार्ज हो रही होती है। तो अब यहाँ से देखें कि जब बैटरी बेटा डिस्चार्ज हो रही है, करंट के साथ साइन क्या यूज़ किया है, नेगेटिव किया है। अब अगर आपने बैटरी को चार्ज करना है तो आपने बैटरी को जिस डायरेक्शन में वो करंट दे रही थी ड्यूरिंग डिस्चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करना है, करंट उसको प्रोवाइड करना है। तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास E-IR हो जाएगा। तो यहाँ से VT इज़ इक्वल टू E माइनस क्या माइनस ये प्लस हो जाएगा IR। तो इस रिलेशन में देखें इसका क्या मतलब हो गया कि VT नाउ बिकम्स ग्रेटर देन EMF। इसका मतलब ये है कि जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, बैटरी चार्ज हो रही होती है या ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ग्रेटर देन द EMF ऑफ द बैटरी। तो इसमें बेटा जो ऑप्शन गिवन है वो हमारे पास ये आएगा कि ग्रेटर होता है, VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ग्रेटर देन EMF। तो इसका करेक्ट बेटा 10th का आ जाएगा B। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 11 मेरे पास एन आइडियल करंट सोर्स शैल हैव रेजिस्टेंस। तो बेटा ये देखें हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि बैटरी का जो EMF है वो मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, तो हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अगर हम आइडियल की बात करें तो फिर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो, कि जो बैटरी के इंटरनल में कोई भी पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप नहीं हो रहा, बैटरी अपनी जो उसकी EMF है वो ही एक्सटर्नल सर्किट में जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब R इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, और आइडियल सिचुएशन में ही हम R इज़ इक्वल टू ज़ीरो सपोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 12 में है किरचॉफ्स
फर्स्ट रूल इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट लॉ बेटा क्या होता है, इसको पॉइंट रूल भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो 12 का जो आंसर आएगा वो हमारे पास डी आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड लॉ का पूछा जाएगा तो सेकंड लॉ अकॉर्डिंग्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 13 है, इफ़ अ रजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट द चेंज इन पोटेंशियल इज, बेटा अगर हम एक रजिस्टर को कंसीडर करें, अगर तो वो कहे कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट बेटा कौन सी डायरेक्शन लेते हैं हम, कन्वेंशनल करंट। जब जस्ट बात की जाए करंट की तो वो करंट कौन सा होता है, कन्वेंशनल करंट। तो ये किरचॉफ सेकंड रूल के बाद लास्ट 2 लाइंस में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम रजिस्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या कन्वेंशनल करंट रिवर्स करते हैं तो फिर पोटेंशियल के साथ साइन क्या आता है बेटा, नेगेटिव आता है, ठीक है। फिर उससे अगली लाइन में ये बात लिखी गई है कि अगर करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फिर जो पोटेंशियल है उसके साथ साइन क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। तो अब यहाँ से आपने एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट करंट कौन सा होता है, ऑपोजिट करंट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो किस वजह से होता है, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल के ऑपोजिट होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में हम पोटेंशियल के साथ साइन क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे। फिर बेटा नेक्स्ट है मेरे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा वो ए है, ए पे पॉजिटिव का साइन यूज़ किया है। फिर 13 है बेटा मेरे पास, 13 का ऑप्शन हमारे पास ए पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद 14th है, 14th में एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेटली डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन में भी है, तो 14th का जो करेक्ट है बेटा वो डी आ जाएगा। फिर 15 है, अ पोटेंशियोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो ए ऑप्शन है करंट, बी है वोल्टेज, सी है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, डी है बोथ ए एंड सी। तो बेटा बात देखें कि पोटेंशियोमीटर को हम ईएमएफ वोल्टेज मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम ऑफ अ बैटरी या सेल मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इसकी मदद से हम करंट जो है बेटा उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसका ए जो है ये करेक्ट आएगा कि हम जो है वो करंट को मेजर नहीं कर सकते पोटेंशियोमीटर की मदद से। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बेटा 16 में है, 3 आर्म्स ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आर 75 ओम्स रेजिस्टेंस ईच, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ फोर्थ आर्म। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में फार्मूला क्या होता है, R1 R2 इज इक्वल टू R3 ओवर क्या हो जाएगा, R4। अब R4 अगर हमने मालूम करनी है, R4 यहाँ से बेटा उससे पहले आप एक रिलेशन देखें कि व्हीटस्टोन जो ब्रिज है वो बैलेंस कब होता है, वो बैलेंस होता है जब ये R1 और R2 की रेशो ये इक्वल होगी R3 और R4 की रेशो के। तो यहाँ से बेटा अगर हम R4 मालूम करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, R2 ओवर R1, साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास R3 हो जाएगा। तो अगर बेटा R4 हमने मालूम करना है, वो कहता है कि 3 आर्म्स R1 R2 और R3 की वैल्यूज़ कितनी गिवन है, 75 वो हम गिवन है। आप R4 की मालूम करें, फार्मूला में सिंपल वैल्यूज़ पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 75, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। आप ये भी माइंड में रख सकते हैं कि R1 और R2 की रेशो जो है वो 70 जो रेशो आएगी वही रेशो बेटा किसकी होगी, R3 और R4 की। अगर R1 और R2 75 हैं तो इन दोनों की रेशो मतलब जो हमारे पास डिवीजन के बाद 1 आ जाएगी, तो फिर डेफिनेट है R3 और R4 की भी बेटा क्या होगी रेशो हमारे पास 1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो आप दोनों तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद 17 है बेटा हमारे पास, 17 में डिस्कस किया गया है कि फॉर एन ओपन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी, करंट बेटा सर्किट ओपन है, फॉर एग्जांपल स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो सर्किट में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तो हम इस केस में ओपन सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अब जो करेक्ट ऑप्शन गिवन है वो डी ऑप्शन है, ठीक।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 18 बेटा अब 17 तक हमारे पास चैप्टर नंबर 13 में से थे, अब स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के। तो चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास 18th जो MCQs है, 1 गाज इक्वल्स टू, बेटा ये रिलेशन है, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है टेस्ला, SI यूनिट्स, मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट क्या होता है टेस्ला, जबकि जो CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट बेटा क्या होता है गाज होता है। तो टॉपिक में बेटा इनके दरमियान रिलेशन बताया गया है कि 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू 10⁻⁴ गाज, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि 1 गाज कितने टेस्ला के इक्वल है तो आप क्या काम करेंगे, 10⁻⁴ को इधर भी डिवाइड कर देंगे, 10⁻⁴ को इधर भी आप डिवाइड करेंगे, तो फाइनल आंसर इसको डिवाइड करने से आ जाएगा 0.0001 टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने 1 को 10⁻⁴ से डिवाइड करना है, तो 1 गाज बेटा किसके इक्वल आ जाएगा फिर 0.0001 टेस्ला। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या गिवन है, वो डी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। फिर बेटा इसके बाद नेक्स्ट MCQs देखेंगे। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs 19 है। 19 में पूछा गया है कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, तो SI यूनिट बेटा अभी मैंने आपको बताया है कि वो क्या होगा हमारे पास, वो आ जाएगा टेस्ला। टेस्ला बेटा इसका SI यूनिट होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का, और इसका CGS यूनिट मैंने अभी आपको बताया वो गाज होता है। तो इसका जो करेक्ट है बेटा वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद 20 है व्हेन द एंगल बिटवीन द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ 90 डिग्री देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी। अब बेटा यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि ये एंगल जो गिवन है ये किसके दरमियान गिवन है। हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला होता है B.A। बेटा अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ से आता है BA cos थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, नॉट एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा देखें अगर हम एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे, एरिया को क्या रखेंगे परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान क्या एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। तो cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा BA के। ये रिलेशन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे फ्लक्स क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो इस केस में जब हमने एरिया को परपेंडिकुलर रखा किसके, मैग्नेटिक फील्ड में, फिर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री पे फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। फ्लक्स बेटा होता क्या है, सिंपली फ्लक्स सिंपली फ्लो है हमारे पास, ठीक है, किसी भी चीज़ का फ्लो। तो एरिया को इस तरह से परपेंडिकुलर रखेंगे, मैक्सिमम फील्ड लाइन से पास कर जाएंगी, मैक्सिमम फील्ड लाइन से पास करेंगी तो फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा फिर 20 का जो करेक्ट है वो A आ जाएगा कि मैक्सिमम, ठीक है, ये आप नोट कर लें। फिर उसके बाद 21 है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विद द यूनिट वेलोसिटी। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, F इज़ इक्वल टू QVB साइन थीटा, ठीक है। चार्ज कितना है बेटा 1 है, वेलोसिटी कितनी गिवन है 1, B साइन कितना है 90 डिग्री, साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के। तो सिंपल ये F बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, सारा मल्टीप्लाई करेंगे B के, क्योंकि साइन 90 भी किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल है। तो बेटा ये B क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो 21 का भी हमारे पास A ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 22 पे है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ सोलेनाइड इज़ डबल्ड बट n सेम बी इनसाइड द सोलेनाइड बिकम्स। बेटा यूजिंग एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करके हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड सोलेनाइड, क्या फार्मूला था, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब यहाँ से n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हम लिख सकते हैं n/L। तो B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट n/L, साथ में क्या आ जाएगा I आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखें कि अगर उसने कंडीशन दी है हमें कि आपने लेंथ को डबल करना है, लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज़ करना है, तो B डैश क्या हो जाएगा म्यू नॉट n/2L
साथ में आई, इसको रीअरेंज करें तो 1/2 म्यू नॉट एन ओवर एल आई लिख सकता हूँ। बेटा ये इतना जो फैक्टर है ये इनिशियल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 बी हो जाएगा। तो लेंथ को डबल करने से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट गिवन है वो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। फिर बेटा नेक्स्ट है हमारे पास 23 पे आ जाएगा, इफ़ देर आर n चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम देन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ सेगमेंट ऑफ वायर हैविंग लेंथ L एंड एरिया A, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। टॉपिक में से बेटा ये लिया गया है कि हमारे पास हमने एक वायर कंसिडर कर ली जिसकी लेंथ क्या ली है हमने L ली है, इसका एरिया कितना कंसिडर किया है A। अब बेटा इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं टोटल वायर में से वो n है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट लेंथ में n है बेटा। वो कहता है कि आपने इतने सेगमेंट में जो है वो बताना है, मतलब इतने वॉल्यूम में जो है वो आपने बताना है कि कितने चार्ज कैरियर्स हैं। तो इस सेगमेंट का अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा AL हो जाएगा। पर यूनिट चार्ज कैरियर्स n है, इतने वॉल्यूम में क्या होंगे, आप इस वॉल्यूम से चार्ज कैरियर्स को क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इस रीजन्स के क्या आ जाएंगे हमारे पास चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा 23 का जो करेक्ट गिवन है रिलेशन जो आ रहा है हमारे पास NaL, तो वो कौन सा है, C हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 24 है बेटा, इफ़ चार्ज पार्टिकल Q इज़ फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी। तो बेटा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंसिडर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी चार्ज पार्टिकल को अलाउ किया है कि वो मूव कर सकता है। जब मूव करेगा तो उसका क्या एक्सेलरेशन होगा वो हमने मालूम करना है। तो बेटा उसके लिए रिलेशन देखें कि जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर फोर्स क्या लगेगी, F इज़ इक्वल टू QE, इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगी। तो अगर यहाँ से अब हमने इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है बेटा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो वो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। तो इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें, ma इज़ इक्वल टू QE हो जाएगा। यहाँ से a अगर मालूम करना है आपको तो a बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, QE ओवर क्या हो जाएगा m। तो इस फार्मूला से बेटा आप उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए ये फार्मूला गिवन है कहीं पे, बिल्कुल ये फार्मूला जो है ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है उसमें गिवन है। तो 24 का करेक्ट जो है बेटा वो क्या होगा, ए आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 25 MCQs में गिवन है हमारे पास, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बेटा पूछी है। कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल जब भी एंटर होगा, ठीक है, तो वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लगता है। बेटा उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती। स्पीड चेंज क्यों नहीं होती, उसकी रीज़न देखें। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स वो क्या होता है, ज़ीरो। वर्क डन ज़ीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बेटा वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड चेंज नहीं हो रही तो फिर ये क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। ये आ जाएगा मेरे पास। तो 25 का जो करेक्ट ए ऑप्शन जो है बेटा रिमेन्स कांस्टेंट, वो ये आ जाएगा आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 26 MCQs है। है कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज ज़ीरो व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा फार्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू Q इंटू VB साइन थीटा। अब बेटा अगर थीटा की वैल्यू हो 0 डिग्री तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी।
देखें अगर हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल ज़ीरो हो, साइन ज़ीरो ज़ीरो आएगा, जिससे फोर्स क्या हो जाएगी ज़ीरो। कि अगर पैरेलल डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें तो उस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होती है। फिर बेटा इसके बाद 27 है मेरे पास, 27 में है कि द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज इज़ स्मॉलेस्ट फॉर। बेटा पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक चार्ज बोलते किसको हैं। स्पेसिफिक चार्ज हम बोलते हैं चार्ज टू मैस रेशो को। किसको बोलते हैं? चार्ज टू मैस रेशो को। अब इसकी डिपेंडेंस है बेटा, ये इससे रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो टेस्ट में भी पूछे गए हैं आपसे, और पेपर में भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ से देखें बेटा, हमने स्पेसिफिक चार्ज देखना है, कंपैरिजन है, डिफरेंट चार्जेस गिवन है, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है, बीटा पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन। तो बेटा देखें यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन है उसका मैस जो बाकी गिवन है उनके मैसेज से क्या है, ज़्यादा है। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो क्या यहाँ से याद रखना है कि मैस ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है तो उसके स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम। जबकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है, जस्ट मैस ज़्यादा होने की वजह से प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट है वो क्या आएगा, ए ऑप्शन प्रोटॉन इसका जो है वो करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है बेटा 28 में गिवन है कि ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन ऑफ CRO इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो बेटा इसमें जो ब्राइटनेस होती है आप उसको लिख सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अब देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्क्रीन पर पहुंच रहे हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको कंट्रोल करता है ग्रिड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ग्रिड कंट्रोल कर रहा है तो ब्राइटनेस को भी कौन कंट्रोल करेगा, ग्रिड ही कंट्रोल करेगा। तो इसका जो करेक्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका ग्रिड करेक्ट होगा। फिर उसके बाद 29 है हमारे पास, 29 है व्हेन व्हाट इज़ करंट। करंट बेटा पूछा है इन अ वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। लॉन्ग एट राइट एंगल, थीटा कितना गिवन है बेटा, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है कितनी है हमारे पास, 0.5 टेस्ला। व्हेन फोर्स एक्टिंग द वायर इज़ 5 न्यूटन, जबकि वायर पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी हो, 5 न्यूटन। तो बेटा हमारे पास फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब बेटा परपेंडिकुलर साइन 90 डिग्री पुट करेंगे, साइन 91 होता है, तो यहाँ से साइन 91 की जगह हम सिंपल 1 लिखेंगे तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा अगर हमने आई करंट मालूम करना है तो F ओवर क्या हो जाएगा, LB। डेटा इसमें पुट करें 5 हो जाएगा मेरे पास। लेंथ कितनी है 0.1, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा 0.5। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5, तो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 एम्पेयर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास 30th MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जब भी इसमें चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो उस पर फोर्स लगाता है। अब ये फोर्स जो होती है ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, मतलब उस चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बेटा कि कौन सा पार्टिकल है जिसको हम एंटर करवाएं मैग्नेटिक फील्ड में और वो डिफ्लेक्ट ना हो। तो बेटा चार्ज तो हमेशा डिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ से देखें ऑप्शंस में अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये भी डिफ्लेक्ट होगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे क्या है बेटा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये जो फार्मूला है QVB, Q 0 होगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो हमारे पास इस केस में जब हमारे पास पार्टिकल न्यूट्रॉन होगा तो वो अनडिफ्लेक्टेड ही मैग्नेटिक फील्ड में से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। 31 है बेटा हमारे पास, 31 में आएगा इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ E/m वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग।
तो वेलोसिटी बेटा मालूम करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम वी ई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वही किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो इस रिलेशन को यूज़ करके भी हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। फिर बेटा एक और रीजन होता है जिसको वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या चीज़ है? वेलोसिटी सिलेक्टर बेटा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किए होते हैं। तो ये रीजन भी यूज़ करके हम जो है वो उसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो दोनों बेटा आएंगे इसके बोथ ए एंड बी। 31 का जो सी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 32 में है टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल। बेटा ये इस तरह से दो एमसीक्यूज जो हैं वो गिवन है। एक होता है कि जब हमारे पास वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, और दूसरा किसके लिए होता है जब वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो। अगर बेटा करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों वायर्स बेटा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब बेटा ऐसा क्यों है इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वायर है, इसमें हमारे पास करंट अपवर्ड है, तो करंट मालूम करने के लिए आप क्या काम करेंगे, इसमें इस वायर में करंट जो पास कर रहा है उसकी वजह से सराउंडिंग में क्या चीज़ होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में। तो ये बेटा इस रीजन का आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये वायर है बेटा, इसका करंट अपवर्ड है। अब इसका करंट मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है उस डायरेक्शन में वायर को आपने होल्ड करना है विद द फिंगर्स कर्लिंग इन द विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में, इस तरह कर्ल करेंगे तो ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये हमारे पास अपवर्ड करंट लेट से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में है। अब जब हम क्या करेंगे, दूसरी है हमारे पास वायर, उसमें करंट किस डायरेक्शन में है, उसमें करंट है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए बेटा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अब हम किस तरफ रखेंगे, डाउनवर्ड, तो उसके लिए हमारे पास ये कौन सी रोटेशन आ जाएगी, क्लॉकवाइज। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होगा कि जो सेंट्रल रीजन है, देखिए सेंट्रल रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी एरो अपवर्ड है, यहाँ पे भी एरो क्या है बेटा, अपवर्ड। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर देगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है। स्ट्रेंथन करेगा मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे ना तो कोई कैंसिलेशन हो रही है ना कोई स्ट्रेंथन हो रही है, मतलब सेंट्रल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई है। सेंटर में स्ट्रॉन्ग है, साइड पे वीक है, तो फिर स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ क्या लगेगी, फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, या दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल, सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप सेम के लिए भी बना सकते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम लेफ्ट बी इनटू पेपर, द इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड। 33 है बेटा, इसको आपने ये भी फोर्स से रिलेटेड है, एक रीजन है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि उसने हमें कहा है कि ये टूवर्ड्स द इनटू द पेपर है। इनटू द पेपर, इस मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट साइड से आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको एंटर करवाया है। इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया है तो वो कहता है कि ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा बेटा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव पार्टिकल के लिए आप जो है वो लेफ्ट हैंड जो पाम रूल है बेटा उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका रूल क्या होता है बेटा कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में आप अपने लेफ्ट हैंड का थंब रखेंगे, फिंगर जो है वो इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, जो पाम होगी वो आपकी डायरेक्शन देगी किसकी, फोर्स की।
तो मैं इसको यहाँ पे मैं करता हूँ, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बेटा वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में लेफ्ट से एंटर हो रहा है, तो यहाँ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनटू द पेपर है। तो अब देखिए मेरी पाम किस तरफ आ रही है, ये डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो किस तरफ, ये इस तरह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा, तो जो इसका पाथ है वो बिल्कुल इस तरह से सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। आपने ये जस्ट बताना है कि फोर्स किस तरफ लगी है, बेटा डाउनवर्ड लगी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा गिवन है, बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है कि डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 34 में है टॉर्क कैन ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या होगा, मैक्सिमम। बेटा देखिए इस तरह से टॉर्क वाले टॉपिक में से है कि जब हमने प्लेन ऑफ द कॉइल को पैरेलल रखा होगा, प्लेन ऑफ द कॉइल को पैरेलल रखा होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो टॉर्क क्या आता है, मैक्सिमम। लेकिन जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब जब फ्लक्स ज़ीरो हो तो टॉर्क हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट है बेटा उसका ए ऑप्शन आ जाएगा कि जब फ्लक्स ज़ीरो हो तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर बेटा उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 35 में है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट डिपेंड्स अपॉन। बेटा करंट की बात की है, तो करंट के लिए मैंने रिलेशन आपको बताया था कि करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। तो अगर बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी, करंट स्मॉल होगा क्योंकि ईएमएफ को कांस्टेंट रहने हैं, और अगर रेजिस्टेंस स्मॉल होगी तो फिर करंट की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, सो डैट इट्स प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये सिंपली हमारे पास जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। तो हमारे पास 35 का जो करेक्ट है वो बी आ जाएगा, रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद 36 है मेरे पास, 36 में है a wire loop is moved parallel to a uniform magnetic field, the induced EMF in the loop। बेटा मोशनल EMF क्या फार्मूला होता है, माइनस VBL साइन थीटा। अब पैरेलल मूव करेंगे थीटा ज़ीरो हो जाएगा और साइन 0 डिग्री क्या होता है बेटा, ज़ीरो। तो EMF क्या हो जाएगी, ज़ीरो। कि जब भी वायर को पैरेलल मूव करवाएं तो हमारे पास इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 37। तो 36 का बेटा जो आंसर करेक्ट है वो डी ऑप्शन है, ठीक है, इसको मार्क कर लें। 37 है प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज लिंक्ड विद। ए ऑप्शन है नेचर ऑफ कॉइल, बी है फ्लक्स थ्रू द कॉइल, सी है शेप ऑफ द कॉइल, डी है चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो बेटा ये याद रखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे जो है वो डिपेंड करती है, चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल पे डिपेंड करती है। तो 37 का जो करेक्ट है वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा हमारे पास। फिर बेटा उसके बाद नेक्स्ट है 38 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओबेज लॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन कौन सी है बेटा, एनर्जी। कि जितनी आप एनर्जी से कॉइल को रोटेट करवाएंगे, मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, या जैसे भी उसका फ्लक्स चेंज हो, तो उतनी ही अमाउंट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो 38 का बी जो है बेटा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 39 पे है द रॉड ऑफ यूनिट लेंथ गिवन है 1 मीटर। यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, 1 मीटर। इज मूविंग एट 30 डिग्री। थीटा कितना गिवन है बेटा, 30 डिग्री थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। बी कितना गिवन है, 1 टेस्ला। इफ द वेलोसिटी ऑफ रॉड वी भी गिवन है, वी कितनी हो बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड पूछी है, तो बेटा मूव करवाने से प्रोड्यूस हो रही है, तो ये आ जाएगा VBL साइन थीटा। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, VBL साइन थीटा मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी 1 है बेटा, बी की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। लेंथ कितनी गिवन है, यूनिट लेंथ है 1, तो साइन 30 डिग्री। थीटा जो है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री बेटा एंगल यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें 1 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये सिंपली मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0.5 के इक्वल आ जाएगा।
तो इसका जो करेक्ट आएगा बेटा हमारे पास आंसर वो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच एज टू अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ। तो बेटा ये डेफिनेशन है सिंपल हमारे पास लेंसेज लॉ की, तो इसका जो करेक्ट है वो फिर डी हो जाएगा। ठीक है, लेंसेज लॉ की डेफिनेशन याद की है तो उसका हमारे पास ये लेंसेज लॉ की ही डेफिनेशन है। द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज़, तो बेटा एक तो इसका यूनिट होता है हमारे पास हेनरी, ठीक है, हेनरी यूनिट होता है। एक यूनिट अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करें, ई सेकेंडरी किसके इक्वल होता है हमारे पास एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, ये इक्वेशन आई थी। यहाँ से बेटा अगर हम एम फाइंड करना चाहें तो एम किसके इक्वल आएगा, एम इक्वल आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी ओवर क्या हो जाएगा डेल्टा टी। यहाँ से बेटा क्या हमारे पास आ जाएगा ई वोल्ट हो जाएगा, ये एम्पेयर हमारे पास करंट हो जाएगा, सेकंड है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ठीक है, तो ये भी बेटा किसका यूनिट आ रहा है, एम का यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हमारे पास वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर भी है और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास हेनरी भी आ जाएगा। तो इसका डी जो है बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट होगा। फिर उसके बाद 41 है, 41 में यदि ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज़ बोथ बी एंड सी, ये अभी बेटा हमने इसको किया है। ठीक है, ये 41 का। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 42 है, म्यूचुअल इंडक्शन हैज़ अ प्रैक्टिकल रोल इन ट्रांसफर इन परफॉर्मेंस ऑफ द। तो बेटा ये टॉपिक में आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में भी बेटा दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी, एक का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक्ड किया होता है। तो ये बेटा हम म्यूचुअल इंडक्शन में ये सारा कुछ पढ़ा था और यही फिनोमेना कहाँ पे हम देख रहे होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो 42 का जो करेक्ट है वो बी आ जाएगा ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 43 में है बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड अ कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स विल। एक कॉइल हो बेटा अगर हमारे पास लेट से जिस तरह और उसके अंदर हमने सॉफ्ट आयरन मटेरियल रखा हो, तो इसमें बेटा हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इंक्रीज क्यों होती है वो सुन लें बेटा। ये जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बेटा जब भी हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं एक्स्ट्रा करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो भी मैग्नेटाइज हो जाती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से कॉइल में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब फ्लक्स को हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो एरिया चेंज कर दें या मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखें सॉफ्ट आयरन कोर रखने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है तो फिर फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्लक्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर, या आप इसके लिए याद रख सकते हैं कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 44 पे है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन। तो ये टॉपिक में बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, एमसीक्यूज में भी। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करती है। एल का बेटा हमने फार्मूला एक किया था कि म्यू नॉट एन आई। तो अब यहाँ से हम म्यू नॉट एन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये क्या है हमारे पास आई करंट है। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रही है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है और कोर पे भी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन बेटा गिवन है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारे पास आ जाएगा। फिर एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का बेटा क्या फार्मूला होता है, 45 में आ जाएगा हमारे पास। सिंपल एक्सप्रेशन आया था वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी 1/2 LI² हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 46 में है द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज ड्यू टू
तो कैपेसिटर में बेटा एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 47 है हमारे पास, द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन। तो बेटा फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो इसका जो करेक्ट है बेटा वो ए आ जाएगा। कॉइल को रोटेट करवाते हैं, रोटेट करवाने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। तो ये हमारे पास फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इसके बाद 48 है बेटा, विच वन इज़ नॉट प्रेजेंट इन एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में बेटा आर्मेचर भी होता है, कॉइल जिसको हम रोटेट करवाते हैं, मैग्नेट भी है जिस मैग्नेट में रोटेट करवाते हैं, स्लिप रिंग्स भी होते हैं। अब डी जो है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है बेटा, एक रिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक इसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं, दूसरा इसको स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्प्लिट रिंग्स जो है ये मौजूद नहीं होते एसी जनरेटर में, ये असल में डीसी जनरेटर में होते हैं। तो इसका बेटा 48 का डी जो है ये करेक्ट होगा। इसके बाद 49 है, 49 में आ जाएगा हमारे पास, इफ़ द प्लेन ऑफ जनरेटर कॉइल इज़ पैरेलल टू द फील्ड देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज़। तो ये मैक्सिमम आ जाएगा हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेन बेटा हमारे पास इस तरह से होगी पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। फार्मूला हमारे पास अगर थीटा 90 डिग्री हो तो साइन 90 पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आती है। पैरेलल होगी थीटा 90 पुट करेंगे क्योंकि थीटा हमने मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान पुट करना होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। फिर उसके बाद लास्ट पे है बेटा 50 है हमारे पास, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज समटाइम्स कॉल्ड। बेटा इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। 45 का जो करेक्ट है वो सी आ जाएगा कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको क्या बोलते हैं हम, बैक ईएमएफ, क्योंकि इसकी जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती हैं ये बैटरी के वोल्टेज के ऑपोजिट होते हैं, तो इसलिए हम इसको बैक ईएमएफ का नाम भी देते हैं।